तो कई सारे फ्रंट पर हम बात कर रहे थे उनसे, और बाजार पर एक बार चलिए फिर से रुक करते हैं कि इस वक्त मार्केट में किस तरह का ट्रेडिंग व्यू बनाना चाहिए। हमारे साथ नरेश मिरानी है। इस वक्त क्या चाल बाजार दिखा सकता है, कौन सी ट्रेडिंग पिक्स होनी चाहिए? नरेश, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा रेंज में तो लग रहा है सुबह से मार्केट कोई बहुत बड़ा गेन्स नहीं दे पाए ओपन होने के बाद, उन्हीं रेंज के 100 ऑड पॉइंट्स की रेंज में ही रहे हैं आज हम। क्या लगता है आपको, बाजार इसी तरह की मूव दिखाएगा आगे, या फिर आप कॉल साइड पर किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? ऊपर की रेंज ओपन हुई है या नहीं, और क्या होंगी आपकी कॉल्स? निफ्टी ने जो 15,950 का ब्रेकआउट दे चुका है, बट ग्लोबली सिमिलर ब्रेकआउट आना बाकी है सब चार्ट्स में, जो अगले ये वीक में हो सकता है और तब जाके फॉलो अप आ सकता है 16,200 का और 16,800 तक का। सो ओवरऑल व्यू वही है, बाय ऑन डिप्स, इवन एट करंट लेवल्स बाय है। 15,850 का एक बेस है डाउनसाइड में, और इन द नियर टर्म 16,200 16,020 जो आज कल का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइसेस था वो एक सपोर्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे भी बाई बनता है, और यहाँ से एक मूव 16,200 तक तो मिनिमम, और अगर 16,200 क्रॉस हुआ तो और भी अपसाइड होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है जैसे 35,000 है बैंक निफ्टी पे, उसके काफी करीब आ गए थे आज, तो ओवरऑल थोड़ा पॉज वहां पे हो सकता है, बट ओवरऑल व्यू वही है, अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म रखे तो 16,200 और 16,800। ओके नरेश, गुड आफ्टरनून। ऑफकोर्स इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जान रहे हैं, और साथ ही ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए कौन से होंगे आपके, वो भी बताइए। तो सबसे पहले होगा बाय ऑन L&T। बाकी जो दूसरे कैपिटल गुड नेम्स है उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है, सीमेंस, एबीबी एक्सेट्रा ने। L&T आज कोशिश कर रहा है 1600 के ऊपर सस्टेन करने पे, एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा। इसका मूव 1750 तक, 1750 1800 तक आ सकता है, स्टॉप लॉस 1550। और दूसरा बाय होगा अशोक लेलैंड, जो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है 145 के ऊपर। यहाँ पे एक मोमेंटम मूव आ सकता है 150 के ऊपर टुवर्ड्स 170, स्टॉप लॉस होगा 143। कैपिटल गुड कमर्शियल व्हीकल्स के कॉल देते हुए नरेश। राजेश पालिया भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, पहली बात तो लेवल्स अगर मार्केट के आप बताएं, हालांकि गेन्स तो मेंटेन्ड है, लेकिन 16,100 के ऊपर क्लोज हो पाएगा क्या? और सेम बैंक निफ्टी टॉप से अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग सा माहौल बन रहा है। जरा बताएं ट्रेड्स और अपने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी। राजेश अनम्यूट करिए। तो अजय जी देखिए, हायर साइड मार्केट को वीकली सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो 16,170 16,200 जो कि एक बियरिश गैप एरिया था, उसका एक अपर बैंड है। तो हमें लगता है थोड़ा सा 16,200 के आसपास एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके चलते थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख सकती है। बट आज के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके के डेटा बने, हमें लगता है 16,050 से लेकर 16,100 के बीच में ही कहीं एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है। क्योंकि अभी भी हम देखें तो 16,000 पे जो पुट राइटिंग है वो ये दिखाती है कि आज के सेशन के लिए 16,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसा यहाँ पे काम करते हुए दिखेगा। तो 16,050 से 16,100 के बीच में हम एक्सपेक्ट करें कि एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है आज के सेशन में। लेकिन अब यहाँ पे 16,000 को एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसा हमें यहाँ पे देखना चाहिए। अगर हम 16,000 के नीचे अगर फिसलते हैं तो फिर हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो 16,000 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह है, पोजीशंस को होल्ड रखेंगे हम। 16,200 के आसपास अगर आता है तो वहां पे जरूर रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण एक सप्लाई एरिया है। उसको किस तरीके से मार्केट यहाँ पे अब प्ले करता है आगे आने वाले दिनों में, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 16,000 से 16,200 रेंज हम एक्सपेक्ट करें, और आज की एक्सपायरी 16,050 से 16,100 के बीच में कहीं होते हुए दिख सकती है। ऑलराइट, तो 16,000 और 16,200 तक की रेंज, लेकिन एक्सपायरी के लिए भी आज का लेवल आपको राजेश बताते हुए चले। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे राजेश आपकी पिक्स के लिए भी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अब कुणाल भी हैं स्टूडियो में, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो क्या लेवल्स देख रहे हैं इस बार। कुणाल, गुड आफ्टरनून। तो एक टाइट रेंज में तो कारोबार कर रहा है बाजार, लेकिन है तो लॉन्ग बायस ही ना, लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट होने चाहिए यहाँ से। जी हाँ, लॉन्ग ट्रेड लॉन्ग बायस इंडेक्स पे रहेगा। और आई थिंक आज का सबसे जो स्टैंड आउट फीचर मुझे लगा है, जो हम शायद ज्यादा अहम नहीं दे रहे, वो है ड्रॉप इन इंडिया विक्स। 20 के नीचे आ गया इंडिया विक्स। 200 मूविंग एवरेज को सबसे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया आफ्टर 5 मंथ्स। 14 Jan 2022 को इंडिया विक्स 20 के नीचे था, या 200 मूविंग एवरेज के नीचे था। एक दिन रहा था, बट उसके बाद में वापस से स्पाइक हो गया था, और हमने देखा कि मार्केट में वहां से टॉप आउट या करेक्शन हो चुका था। आज वापस वो रिविजिट कर रहा है, बट आज के जो फैक्टर्स है वो काफी डिफरेंट है 6 महीने पहले के। तो क्रूड फेवर में आ चुका है, डॉलर इंडेक्स भी लगभग एक टॉप आउट फॉर्मेशन लग रहा है, कमोडिटीज में सेल ऑफ आ चुका है, वहां पे एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो
यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि इंडिया विक्स और ज्यादा कूल ऑफ करे। Okay. और जब इंडिया विक्स कूल ऑफ करता है तो ये जो 70-80 पॉइंट की जो हमने ड्रॉप देखी इंडेक्स में, ये मार्केट इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मार्केट में जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। Alright. और उस टाइम्स में ट्रेंड्स ज्यादा लास्ट करते हैं। Okay. तो मेरे अनुमान से आई थिंक ट्रेडर्स को यहाँ से विदाउट एनी हेजिटेशन लॉन्ग बाय रखना चाहिए जब तक इंडिया विक्स 20 के नीचे है। तो ऐसे में यानी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अपने लॉन्ग्स आज के लिए। तो क्या कॉल्स क्या लेंगे फिर आप? तो मैं दो मिड कैप या टायर टू लार्ज कैप नेम्स आप समझ ले कि मैं इस पे रेकमेंड करूंगा। पहला रहेगा हैवेल्स पे। हालांकि स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव कर चुका है, बट मेरे अनुमान से 1215-20 के करंट लेवल्स पे ये अभी भी बाय बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं करीबन 1260 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1195 का। और सेकंड कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक्स में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। आज की प्राइस परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 203-4 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। 212 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 199। ओके, तो लगातार हैवेल्स हमारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट में और साथ ही कैनरा बैंक भी। कुणाल, इनफैक्ट मुझे याद है 2 दिन पहले ही डायरेक्शंस आपने दिए थे इंडिया विक्स जब 20 के पार था, आपने कहा था कि 20 के नीचे अगर जाएगा तो नया ट्रेंड बिल्टअप होता हुआ दिखेगा। एंड नाउ वी सी दैट। शुक्रिया अपने कॉल्स देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। श्रीकांत है हमारे साथ फोन लाइन। इनफैक्ट श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित शिंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गुड आफ्टरनून। बताइए, वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार में एक रेंज में कारोबार है, लेकिन ऑफ कोर्स पॉजिटिव बायस नजर आ रहे हैं, मजबूती के साथ ट्रेड्स हम देख रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, पॉजिटिव बायस है। यस, डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। अगर आप आवरली चार्ट देखें इंडेक्स का, तो आपको क्लियरली ट्रेंड दिखेगा कि एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर आवरली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको नजरिया लेके चलना है वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा लेके चलना है। 16,000 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक का काम करेगा। अभी जब तक उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि एक बार 16,200 हम लोग टच होते हुए देखेंगे। 16,200 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ऑन इमीडिएट बेसिस जो मेरा रेंज निकल कर आ रहा है 16,000 ऑन द डाउन साइड, 16,180, 16,200 ऑन द हायर साइड। सो ये 200 पॉइंट के रेंज में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकता है। बट अगेन जो बायस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कोई भी डिप आती है, आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना है। 16,000 का एक आपका स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। राइट। सो ये बात हो रही थी कि पॉजिटिव बनाए रखें, पॉजिटिव बायस। 70-80 पॉइंट का अगर डिप भी आए तो उसको खरीदें आप, क्योंकि विक्स क्रैक कर रही है। मेरा तो ये व्यू है कि अगर 16,000 के नीचे भी आता है, आप 800 पॉइंट चल चुके हैं नीचे से 10 दिन के अंदर, 300-400 पॉइंट चला भी जाता है तो अपने फेवरेट स्टॉक खरीदिए। आप देखिए, अब लीडरशिप चेंज हो रही है। रिलायंस नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरे बड़े स्टॉक्स वापस आते जा रहे हैं, बैंक्स वापस आ रहे हैं। कोटक बैंक 3rd डे इन अ रो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कोटक बैंक का 1 वीक का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब। रोहित शिंगरे के साथ मुझे कोटक बैंक डिस्कस करना है, क्योंकि जब से वो रिपोर्ट आई है जेफरीज की और अदरवाइज भी, इसका अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा पलटता हुआ नजर आ रहा है। 65 रुपए ये चल गया है इस हफ्ते। रोहित, कोटक बैंक कहां जाने की तैयारी कर रहा है? जिन्होंने लास्ट 2-3 दिन पोजीशन ली है, क्या ट्रेड में बने रहे अभी? बिल्कुल अजय जी, बने रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में भी हम लोग को देखने को मिले हैं। आपका एक सेशन था जहां पर आप पिक ऑफ दी सीरीज लेते हैं, वहां पर मैंने कोटक बैंक की फॉर जूलियस सीरीज रिकमेंड किया था और वहां से काफी बढ़िया मूव ऑलरेडी आ चुका है। इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं बात करूं अजय जी, तो 1750 का इसमें काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। 1750 जैसे ही क्रॉस करेगा, फिर एज सच कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है टुवर्ड्स 1800 1850 के पहले। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास में पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 1750 का लेवल वॉचफुल रहिएगा। जैसे उसके ऊपर जाता है, आप फ्रेश लॉन्ग्स भी डिप्लॉय करके चल सकते हैं और डेफिनेटली एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स पे आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 1800 1850। तो यहाँ पर जो नजरिया है काफी पॉजिटिव है। रही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात, तो मुझे लग रहा है कि 1710 एक काफी बढ़िया सपोर्ट अब बन चुका है। तो जब तक 1710 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर अगेन बायस पॉजिटिव रहेगा। आप फ्रेश भी खरीदारी करके चल सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स भी बने रह सकते हैं। ब्रॉडर टारगेट 1800 1850 के। एक और स्टॉक है जो ब्रेकआउट दे रहा है और वो है लार्सन। रिजल्ट सीजन के पहले लार्सन में इतनी चाल आ रही है। आपको याद होगा कि पिछले रिजल्ट की कमेंट्री बहुत सॉलिड थी, लेकिन भाव ऊपर था। इस बार जरा लेके आइए 6 महीने का ग्राफ, आपको मालूम चलेगा। ये देखिए, 1850 के आसपास था उस समय और इस समय आपको ये 1600 के नीचे मिल रहा है। बट लास्ट 1.5 दिन में, इनफैक्ट कल भी लास्ट आवर ट्रेड में हरकत में आया था, आज तो डेज हाई की तरफ आ गया है। राजेश, इसमें एक और ट्रेड बन रहा है क्या पोजिशनल आपको? क्योंकि ये लास्ट स्टॉक है। पहले छोटे वाले एआई इंजीनियरिंग, एलिकॉन इंजीनियरिंग चलना शुरू हुए थे,
बेयरिंग स्टॉक्स, उसके बाद एबीबी सीमेंस वैरायटी चलना शुरू हो गई। अब लार्सन थोड़ा देर से चल रहा है, जैसे टाटा मोटर्स देर से चला था ऑटो में, कितना चलेगा यहां से? बिल्कुल अजय जी, देखिए मोमेंटम तो होता है। आज जिस तरीके से स्टॉक अपने अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ से 1640 एक इसका इमीडिएट लेवल है, वो लेवल तक तो हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1640 के बाद अगर ये स्टॉक सरपास करता है वो लेवल को, तो फिर 1700 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बट हमें लगता है अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1640 एक इमीडिएट लेवल है, वहां पे अगर आता है स्टॉक तो थोड़ा प्रॉफिट वहां पे बुक किया जा सकता है। करंट लेवल से 1570 ये स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करना चाहिए, और हमें लगता है ये मोमेंटम जो आज के सेशन में देखने को मिला है ये कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। राजेश, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी क्या होंगी वो भी बता दें। तो देखिए आज 3 स्टॉक्स पे हमारा फोकस है। पहला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। अगर ये स्टॉक का सेटअप हम एनालाइज करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। 3rd कंसेक्यूटिव वीक है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे, और जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन यहाँ पे बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम 2840 2850 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पीआई इंडस्ट्री को 2745 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक है वो है अंबर इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले 10 से 15 सेशन से स्टॉक एक लोअर साइड पे जोन में यहाँ पे हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा था, और आज जिस तरीके से स्टॉक में प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है अब ये एक नियर टर्म रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि आज जिस तरीके से 2400 के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो ये स्टॉक में 2470 2480 तक का यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अंबर इंटरप्राइज बाय करने की सलाह रहेगी 2380 के स्टॉप लॉस से। और जो तीसरा स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड का। हमें लगता है ये स्टॉक में काफी अच्छा यहाँ पे एडिशन पिछले 2 सेशन में होते हुए दिखा। स्टॉक में 565 का लेवल जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें लगता है ये सीरीज में ये स्टॉक 600 प्लस तक के टारगेट भी दिखा सकता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा सा पोजिशनल नजरिए से बाय करना चाहिए। जिस तरीके के सेटअप है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 से 610 तक की अपसाइड। स्टॉप लॉस होगा 558। ठीक है। जुबिलेंट फूड, पीआई इंडस्ट्रीज और एम्बर एंटरप्राइज, ये 3 स्टॉक्स यहाँ ऐड किए हैं राजेश ने। रोहित, आप कौन से स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं? प्रियंका, देखिए पहला जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा इंडियन होटल्स। एक काफी बढ़िया हम लोग ने मूव नीचे के लेवल से देखा है, करीब 210 से लेकर 232 तक फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को आज के सेशन में देखने को मिले हैं अबाउट 239 240 जोन के ऊपर। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी ड्यूरिंग ब्रेकआउट, और उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक काफी बढ़िया मूव आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑन इमीडिएट बेसिस इंडियन होटल्स के अंदर 250 260 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है अगेन 238 ही आपका मेंटेन करके चलना है जो ब्रेकआउट जोन था। तो पहला स्टॉक रहेगा इंडियन होटल। सेकंड जो स्टॉक रहेगा यहाँ पर आप डेफिनेटली पोजीशन व्यू लेके चल सकते हैं। स्टॉक का नाम है महिंद्रा सीआई। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे 227 228 के जोन में, उसको डिसिजनली ब्रेक किया था प्रीवियसली। आज का अगर सेशन हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बुलिश पेनेंट का ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफी बढ़िया मूव आपको देखने को मिल सकता है महिंद्रा सीआई के अंदर। 255 260 ऑन इमीडिएट बेसिस टारगेट रहेंगे, 280 ऑन पोजीशन बेसिस टारगेट रहेंगे, और जो स्टॉप लॉस आपको इमीडिएट बेसिस मेंटेन करके चलना है तो 232 का रहेगा। थोड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, 242 41 के करीब मैंने स्टॉक दिया था, आई थिंक 247 आ चुका है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से गेन्स आगे भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ओके, तो चलिए महिंद्रा सीआईई यहाँ पर रोहित की तरफ से कॉल आती हुई। इंडियन होटल्स पर भी अनलॉक थीम का कैंडिडेट तो है ही, और इस स्टॉक में एक्शन भी हम लगातार देख भी रहे हैं। लेकिन चलिए राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में है Q1 अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए। ज्वेलरी काउंटर्स, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, दोनों में अच्छी मजबूती आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इनफैक्ट सोने के दाम में स्थिरता है जिसकी वजह से ग्रोथ लगातार बढ़ती हुई भी देखने को मिल रही है। इनके Q1 अपडेट्स अगर देखें रेवेन्यू के फ्रंट पर काफी हद तक जो आंकड़े आए हैं काफी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। 4-4.5% की तेजी कल्याण ज्वेलर्स में। इनफैक्ट टाइटन तो आज कह सकते हैं निफ्टी 50 में सबसे आगे टॉप परफॉर्मिंग। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी?
गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए टाइटन में जिस तरीके के सेटअप बने, आज का जो गैप अप हुआ है उसके बाद स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है टाइटन में अब इंपॉर्टेंट लेवल जो है 2110 2100 का लेवल है। अगर ये इसके ऊपर कंटिन्यू करेगा तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट जो दिख रहा है हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 2200 के आसपास, तो बने रहना चाहिए। टाइटन में एक अच्छा मोमेंटम बना है, एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आज के प्राइस गैप अप में होते हुए दिखा है, तो 2100 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। कल्याण ज्वेलर में देखें तो काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस था, आज का प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से स्टॉक में अभी 62 61 का लेवल क्रॉस करके अब उसके ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को भी होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम यहाँ पे 66 से 67 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है, तो कल्याण ज्वेलर्स में 61 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड के ट्रेड को कैरी करने की सलाह रहेगी। ओके रोहित, गुड आफ्टरनून। एबीबी इंडिया और सीमेंस में हमने ऑल टाइम हाई लेवल्स कल के सेशन में तो देखे थे। सीमेंस में आज उतनी मजबूती नहीं, लेकिन एबीबी इंडिया आज भी परफॉर्म कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स में इनफैक्ट एबीबी पर अपनी राय दीजिए, क्या यहाँ पर एक कह सकते हैं गाड़ी छूट गई है? क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से 5 सेशन में 15% के अपूज एबीबी इंडिया ने दिखा दिए हैं, या इन स्तरों पर भी कोई लेवल्स हैं या फिर थोड़ी गिरावट या कमजोरी आने पर एक बार एंट्री ली जा सकती है? बिल्कुल मानसी, देखिए काफी बेहतरीन स्टॉक है एबीबी। अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी ब्रॉडर ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिले हैं और वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी ड्यूरिंग ब्रेकआउट, जो कि टेक्निकली हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपकी जो एज एन आप बोल रहे हो कि मिस कर चुके हैं, बट आई थिंक यहाँ पर भी आप रिस्क लेके थोड़ा एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 2470 जो कि ब्रेकआउट जोन था वो आपका भी स्टॉप लॉस का काम करेगा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी भी करीब करीब 8 से 10% का मूव आना बाकी है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो आप करंट लेवल्स पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, या फिर आप 50% यहां पर ले लीजिए। थोड़ा बहुत डिप मिलता है करीब करीब 2500, वहां पर आप 50% लेके अकोमोडेट वो स्ट्रेटजी भी आप यूज कर सकते हैं। बट अगेन ओवरऑल जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है वो 2470 का ऑन क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करके चलना है। और मुझे लग रहा है कि जब तक 2470 के ऊपर ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, यहां से आपको करीब करीब 2700-2800 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे, बिकॉज ब्रेकआउट काफी नीट और क्लीन है। ऑलराइट, ठीक है। सो एबीपी यहाँ लेवल्स, एबीपी से एकदम वो रिफ्रेश हो जाता है। लास्ट क्वार्टर में जब एबीपी के नंबर्स आए, उसके बाद जिस तरह की मूव एबीपी के स्टॉक में आई थी और उसके बाद फॉलोड बाय दूसरे कैपिटल गुड्स स्पेस में आने लग गई, वो एक आपको फिर से क्योंकि कैपिटल गुड्स स्पेस अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अच्छे नंबर्स तो इस स्पेस में एक्सपेक्टेड होंगे, राइट अजय? देखिए एलएनटी जो है, एलएनटी गिर बहुत किया था लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में करेक्टिव फेज में आ गया था। सारे ये डैडी है, बिग डैडी और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड इंडेक्स आपने खुद दिखाई है, 10 साल के ब्रेकआउट पे आई है, तो सिर्फ यही एक स्टॉक जो चला नहीं था कैपिटल गुड्स में, इसको चलना ही था, तो कैचअप ट्रेड है। और बिल्कुल अगर कैपेक्स के अर्ली साइन हो तो एलएनटी ना चले पॉसिबल नहीं है। एबीपी भी वो तो पहले ही चल रहे थे, ठीक है, एबीपी सीमेंट पहले ही चल रहे थे। ठीक है, रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो बाजार पर इस वक्त क्या रीडिंग रख रहे हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू होगा? आप भी क्या यहाँ से तेजी के ट्रेड ले रहे हैं? सारे बुलिश कॉल्स है आपके, या फिर क्या होगा आपका इंडेक्स पे व्यू और आपकी कॉल्स भी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। हमने पिछले कुछ दिनों में देखे तो ओवर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये जैसे मार्केट्स के लेवल्स ऊपर जा रहे हैं वो सपोर्ट बेसिस ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहले 15,200 पे लो बना, जहां से फुल बैक मूव में फिर 15,400 का एक गैप अप के साथ में बना, तो 15,400 सपोर्ट शिफ्ट हुआ, और अब 15,800 हमने देखा है कि एक अच्छा सपोर्ट बेस लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बना है। तो हालांकि हमने निचले स्तर से ऑलरेडी एक अच्छी तेजी देखी है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर कुछ रिवर्सल्स आने तो जब तक ये 15,800 का लेवल अब नहीं टूटता है तब तक ये कोई भी डिक्लाइन आते हैं इन बिटवीन, तो वो डिक्लाइंस में आपको फिर से बाइंग इंटरेस्ट नीचे में आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, बट लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। अभी भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड है और अभी जस्ट ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे अभी अपने कैपिटल गुड सेक्टर की बात करी, लार्ज कैप स्टॉक्स में, इवन अगर आप दूसरे स्पेसेस में देखें तो काफी सारे मिड कैप नेम्स भी है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स ने क्योंकि 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है, बैंकिंग और एनबीएफसी लीडरशिप ले रहा है। तो 15,800 जब तक इंटैक्ट है तब तक वो जो भी इंट्राडे इन बिटवीन डिक्लाइंस आते हैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की सलाह है। और 16,200 एक इमीडिएट हर्डल है मार्केट के लिए, क्योंकि 16,180 पे जो पिछला पूरा करेक्शन था 16,800 से 15,200 का, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है। एक बार 16,200 का लेवल पार होता है फिर आपको मोमेंटम फिर से एक पॉजिटिव साइड एक थोड़ा रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। प्रियंका, आपको याद है स्टार हेल्थ किसने कॉल दी थी कल हमारे चैनल पे? नहीं, स्टार हेल्थ पे आज एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट थी, वो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, सुबह हमारे पैनलिस्ट शायद डिस्कस भी कर रहे थे। रुचित, स्टार हेल्थ का बताइए जरा, इसका आईपीओ के बाद
ऐसा लग रहा था कि सब भूल ही गए कि ये लिस्टेड भी है, क्योंकि लोगों को लगा शायद बहुत अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है। इसका 1 साल का ग्राफ है, 1 साल से ऊपर हो चुका है इस IPO को। ट्रेडर साहब लेके आइए, नहीं तो पैनलिस्ट हमारे इसके चार्ट को रीड नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद हाँ है, चलिए 900 वाला आधा हो गया 475, वहां से अब थोड़ा रिबाउंड आया, किसी को वैल्यू नजर आई है। रुचित जरा इसके चार्ट्स पर देखिए बताएंगे, 1 साल के चार्ट में कुछ दिख सकता है पहले, ये बताइए। यस अजय, शॉर्ट टर्म चार्ट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले दिनों में जो करेक्शन आया है, वो करेक्शन के बाद मोमेंटम रीडिंग्स बहुत ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुके हैं। यूजुअली ऐसे जब ओवरसोल्ड हो जाते हैं तो या तो एक आपको प्राइस वाइज पुल बैक मूव दिखता है, या तो एक टाइम वाइज साइडवेज करेक्शन दिखता है। तो इस स्टॉक में आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स दिखे हैं ये प्राइस अप मूव के साथ में, तो प्रोबेबली प्राइस वाइज पुल बैक मूव रहेगा और रिसेंट करेक्शन को रिट्रेस करके हमें लग रहा है कि 590, 580, 600 ये रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसे अप ट्रेंड का पार्ट ना माने, बट फिलहाल एक पुल बैक मूव करे, लेकिन पुल बैक मूव और एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटीज है 580 से 590 तक। ठीक है, स्टार हेल्थ पे आज का बड़ा आप मूवमेंट का रीजन देख रहे हैं वो ये है क्योंकि यहाँ क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है और आउट परफॉर्म किया, रेटिंग दी है 600 रुपए का तक लक्ष्य स्टार हेल्थ में आज क्रेडिट स्विस देखते हैं। आप 11% की मूव तो आज में देख चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब ये पूरा ये स्पेस स्पेसिफिकली आउट परफॉर्म कर सकता है इस इंडस्ट्री को विद 22% ऑफ CAGR। सो ये एक रीजन भी है जिसकी वजह से आप अच्छी खासी मूव, और बात करते करते भी आप देखें तो 12% की मूव स्टार हेल्थ यहाँ दिखा रहा है। इस बीच आज रियल एस्टेट पैक में तो वाकई बहुत अच्छी मूव्स दिखाई हैं, पूरा पैक आपको वाइब्रेंट दिख रहा है। यहाँ तक कि काउंटर्स लाइक NBCC छोटे काउंटर्स है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए 10% तक की मूव दिखाई दे रही है और काफी समय से म्यूटेड परफॉर्मेंस ही थी इन सब स्टॉक्स की। यहाँ पर अगर रुचित रियल एस्टेट पैक में अभी भी किसी को एंट्री लेनी हो, 9-10% की मूव NBCC, शोभा में 8%, फिनिक्स में 5%, अब भी आपको कौन सा फेवरेबल लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, ट्रेडिंग के लिहाज से प्योरली? प्रोबेबली देखेंगे तो रियल एस्टेट स्पेस में जो रिसेंट करेक्शन हमने मार्केट में देखा था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रेजिलिएंट ये स्पेस हो गया था, और जहाँ पे हम मानो प्राइस वाइज करेक्शन और एक्सटेंड नहीं हो रहे थे। तो यस, यहाँ पे अपमूव हमें और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग के लिए कुछ देखना है तो आई थिंक DLF ऐसा स्टॉक रहेगा जिसमें पुल बैक मूव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पे आप और अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 350, 360 तक के रेंज DLF में नियर टर्म में आ सकते हैं। तो अगर कुछ बाइंग के लिए देखना है, थोड़े से डिप्स पे सपोर्ट 328 के आसपास है अभी, तो 328 के आसपास मिलता है, तो रियल एस्टेट स्पेस में DLF ज्यादा प्रीफर्ड रहेगा। इसके अलावा आई थिंक अगर सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स भी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत ओवरसोल्ड कंडीशंस हमने देखे हैं, और कहीं ना कहीं अब साइंस मिल रहे हैं कि वहां पे जो ओवरसोल्ड कंडीशंस है वहां से पुल बैक मूव अप हमको आने वाले शॉर्ट टर्म में मेटल्स में देख सकते हैं। तो इवन 15,200 से 16,200 तक का रैली मार्केट में देखा, लेकिन मेटल स्पेस से इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा। तो अंडर परफॉर्मर्स जो रहे हैं उनमें से शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स अगर ढूंढने हैं तो मेटल्स भी एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लिया जा सकता है। रुचित, आप ऐड कर दीजिए कोई पिक्स, क्या आपकी प्रेफर्ड पिक्स होंगी, एल्यूमिनियम या स्टील? एल्यूमिनियम तो क्योंकि चल भी रहा है, स्टील कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, आपकी कौन सी होगी इसमें पिक्स? आई थिंक एल्यूमिनियम के भी अगर मैं मेटल की बात करूँ तो एल्यूमिनियम एज ए मेटल काफी ओवरसोल्ड है, और वहां पे भी लास्ट फेज ऑफ सेलिंग लग रहा है जहां से पुल बैक मूव आएगा। तो स्टॉक्स काफी बार ऐसा होता है कि आपको मेटल्स में रिवर्सल के पहले स्टॉक्स में मोमेंटम दिखना शुरू हो जाती है, और इसीलिए हिंडल्को यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छा मूव आपको कैचअप रैली दे सकता है। काफी करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हायर लेवल से आया है, ये नहीं भूलना चाहिए। इवन अगर ये 23.6% भी ये करेक्शन का लाके देते तो आई थिंक यहाँ से 5 से 6% की अपमूव डिफिकल्ट नहीं है। तो हिंडल्को करंट लेवल्स भी 350 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, 338 के स्टॉप लॉस से 368 से 370 तक के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट कल हम सुशील केडिया से यही बात कर रहे थे कि इतना ओवरसोल्ड हो गया है हिंडल्को, वेदांता स्टील 850 पे टाटा स्टील मिल रहा था आपको, वेदांता 222 450 वाला, और जिस हिसाब से हालांकि कुछ ब्रोकरेज ये भी कह रहे हैं कि बहुत ईगरनेस मत दिखाइए, बहुत ज्यादा आतुरता मत दी कि अभी फॉल इसमें बाकी है, लेकिन बाजार आपको परफेक्ट बॉटम तो देता नहीं है। बाजार तेजी का है, पिटा हुआ सेक्टर रिबाउंड के लिए शॉर्ट्स हैं इन द सिस्टम, तो अपॉर्चुनिस्टिक बाय मेटल का जरूर बनता है। दूसरे दिन में ना तीसरी व्यू है, आप देखें कमोडिटी प्राइस एटलीस्ट एक पुल बैक ट्रेड की, एटलीस्ट एल्यूमिनियम काउंटर्स पर तो संजीव वसीम भी यही बोल के गए थे, सुशील केडिया कल कह रहे थे, अभी रुचित भी कह रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड तो यहाँ पर हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में बिल्कुल बनता है। ये एक और रिपोर्ट जो हम दिखा रहे हैं सेक्टर पर, नेगेटिव रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की कि इन पर दबाव और बढ़ेगा क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री बढ़ जाएगी डोमेस्टिक मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। चले, ये सारे फैक्टर्स तो एट प्ले हैं ही। इस बीच
दूसरे और काउंटर्स देख लेते हैं कि वो किस तरह की मूव दिखा सकता है। टाइटन पे अच्छे खासे बिजनेस अपडेट के बाद आज दिन भर की जो मूव है, क्या ये मूव आगे भी जारी रहेगी? अभी इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अजय आप कोई खास मैनेजमेंट से बात करने वाले? इस समय खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीम लीज के मयूर तड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रिपोर्ट ये बता रही है कि पिछले महीने में काफी सेक्टर्स में भयंकर रिक्वायरमेंट आई है, स्पेशली मिड लेवल और जूनियर लेवल पे पोजीशंस में। और टीम लीज ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है हायरिंग सॉल्यूशंस में, और इनकी नब्ज रहती है कि कॉर्पोरेट इंडिया कहां पे हायरिंग कर रहा है। मयूर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश से बात करने के लिए। हायरिंग को लेके आपको पहले कुछ महीनों में IT सेक्टर में बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी। एक साल में 4 वेज हाइक्स हो रहे थे और हम लोग यहाँ पे ईर्ष्या से जले भुने जा रहे थे, बाकी सब लोग। एक साल में 4 वेज हाइक्स, अब सुना है कि वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है। बट आप की ट्रेंड्स बताइए, कौन से सेक्टर्स में तेजी से हायरिंग चल रही है इस समय? पहले तो मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है ये तिमाही के लिए, जुलाई 22 से सितंबर 22 का जो तिमाही है। 14 सिटीज में और 23 सेक्टर्स में हमने इसके रुझान स्टडी किए कि क्या इंटेंट है, क्या प्रयोजन है, क्या इरादा है कंपनियों का हायर करने के लिए। और हमको अच्छा लग रहा है कि 61% ये इंटेंट टू हायर है, यानी पिछले क्वार्टर से, पिछले तिमाही से 7% ज्यादा है। और इसमें आपको अचरज होगा कि IT सेक्टर सबसे अग्रगणी है। 98% कंपनियों ने कहा है कि वो ये तिमाही में, आने वाले तिमाही में अच्छी हायरिंग करेंगे। 27,000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। एजुकेशन सेक्टर, एडटेक सेक्टर में काफी 91% लोग, कंपनियां कह रही हैं कि काफी हायरिंग होगी। ई कॉमर्स, तो अभी नया फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा। अगस्त से लेकर दिसंबर तक, जनवरी तक ये फेस्टिवल सीजन चालू रहता है, उसकी हायरिंग जुलाई में चालू हो जाएगी। तो ई कॉमर्स और रिटेल कंपनियां इसमें जोर शोर से हायरिंग करेंगी। 75% कंपनीज कह रही है रिटेल में कि उनको बहुत सारे लोग लगेंगे। ई कॉमर्स में 90% लोग कह रहे हैं कि उनको लगेंगे। लॉजिस्टिक्स सेक्टर, क्योंकि ये सारे ई कॉमर्स और रिटेल कंपनियों को जो सपोर्ट करती है, वेयर हाउसिंग कंपनियां, लॉजिस्टिक्स कंपनीज, उनकी हायरिंग जोर शोर से होने वाली है। और मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो कंपनियां हैं इनकी भी हायरिंग अच्छी होगी। 55% कंपनीज, 55% कंपनियों ने कहा है कि उनकी हायरिंग अच्छी होने वाली है अगले तिमाही में। और उसके कारण उन्होंने जो बताया है कि जो PLI स्कीम है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, मेक इन इंडिया, वो प्ले आउट करते हुए दिख रही हैं। और उनको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.65 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज दिया है टूरिज्म, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग सेक्टर्स के लिए। तो वहां पर भी बहुत अच्छी हायरिंग होते हुए दिख रही है। इसमें सिर्फ और एक कुछ रुझान अगर मैं बताऊं आपको, तो मेट्रो और टायर 1 सिटीज में अच्छी हायरिंग होगी। बेंगलोर में सबसे ज्यादा 95% कंपनियां कह रही हैं कि वो हायरिंग करेगी। इसके बाद चेन्नई आता है, फिर मुंबई 80% है, हैदराबाद है, दिल्ली है। लेकिन जो रूरल एरियाज है और टायर 3 सेक्टर्स है, वहां पर थोड़ा सा ये कमजोर दिख रहा है हायरिंग का रुझान फिलहाल के लिए। लेकिन जैसे ही बड़ी सिटीज में हायरिंग शुरू होगी और फेस्टिवल सीजन पिकअप करेगा, तो वहां पर हमको फिर आगे जाते हुए दिखेगा कि रूरल सेक्टर में कैसे पेनिट्रेट हो रही है ये जॉब्स। और एक अगर रुझान बताऊं आपको, आपने सही कहा कि जूनियर और एंट्री लेवल जॉब्स में ज्यादा ट्रैक्शन है। ऑलमोस्ट अबाउट 60-70% वहां पर ज्यादा हायरिंग हो रही है। और दूसरी चीज है कि जो लार्ज कंपनीज हैं वहां पर हायरिंग 70% कंपनीज कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू हायर, और हम पूरी तरह से हमारे प्लान्स, बिजनेस प्लान्स रेडी हैं। लेकिन स्मॉल और मिड साइज कंपनी में अभी ये ट्रेंड थोड़ा सा स्लो होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंटरेस्टिंग डेटा पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लियरली यहाँ पर हायरिंग एक्टिविटी जो है, इसमें जितने भी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, इनफैक्ट हायरिंग एक्टिविटी टायर 1 सिटीज में तो हमने देखी, लेकिन इस वक्त चेंजेस टायर 2, टायर 3 सिटीज में भी यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑटो शेयरों में इस साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम
देखेंगे ऑटो इंडेक्स ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर दिखा है और इनफैक्ट अजय अगर देखें ऑटोमोबाइल स्पेस लगातार एक बड़ा डाउनफॉल हमने कुछ हायरिंग बढ़ रही है वहाँ हायरिंग बढ़ रही है। देखिए ये जो इसलिए हम आपको इस तरह की रोचक चीजें अपने व्यूअर को सुनवाते हैं कि आप डॉट्स कनेक्ट कर सके। सिर्फ स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं ऑटो के, ऑटो की लॉन्चेस हो रही हैं, ऑटो में हायरिंग बढ़ रही है। जो आपको देश की सबसे नंबर 1 कंपनी टीमलीज जो है हायरिंग सोल्यूशन कंपनी, वो खुद बता रही है टॉप सेक्टर्स में ऑटो में बहुत जबरदस्त हायरिंग है। और खैर ये सब ट्रेंड्स एक इन्वेस्टर को, ट्रेडर को ये सब जोड़ के अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। बट एनीवेज आगे चलते हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट तो बैठे ही हुए हैं। राजेश, अभी मानसी और हम बात कर रहे थे कि जो ऑटो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे आ गई है। टीमलीज बता के गया है कि ऑटो सेक्टर में जबरदस्त हायरिंग चल रही है। सारे ऑटो स्टॉक्स लास्ट 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। यहां से क्या लगता है अभी इस ट्रेड में आपको और जूस नजर आ रहा है और आपके कौन से पिक्स होंगे? जैसे क्या शायद टाटा मोटर उस प्रपोर्शन में नहीं चला जितने बाकी स्टॉक चले, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है क्या? बिल्कुल, देखिए अजय जी, सेक्टर में जो एक्शन हमने पिछले 2 महीने से देखा है वो हमें लगता है कि यहाँ से अभी और कंटिन्यू होते हुए दिखे, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स जो कि जहाँ पे अभी भी पार्टिसिपेशन आना बचा है, जैसे M&M की बात करें और टीवीएस मोटर की बात करें, ये दोनों स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में टाटा मोटर, मारुति और अगर हम अशोक लीलैंड ये स्टॉक को देखें तो अभी भी यहाँ पे काफी कुछ मोमेंटम अभी भी ड्यू है। क्योंकि अगर अभी हम देखें कि रिलेटिवली अगर सेक्टर को कंपेयर करें तो कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि अब एक ये बाकी जो बचे स्टॉक्स है, मारुति, टाटा मोटर और अशोक लीलैंड, ये तीनों स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तीनों स्टॉक्स में देखें तो ऑलमोस्ट ऑन ए वर्ज ऑफ ये ब्रेकआउट के नजदीक ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे तीनों स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए और हमें लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी यहाँ से और कैरी करते हुए दिखेगा अपवर्ड मोमेंटम को। तो यहाँ पे तीनों स्टॉक हमारी यहाँ पे प्रिफर्ड पिक रहेगी। और 2 व्हीलर स्पेस पे हमें लगता है हीरो मोटर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। वो स्टॉक में भी जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में बनी है, हमें लगता है हीरो मोटर भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 3000 तक की अपसाइड हमें लगता है हीरो मोटर में भी शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। मारुति की बात करें तो मारुति में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो करीब 9000 के आसपास बनता है। टाटा मोटर को अगर हम यहाँ से टारगेट एक्सपेक्ट करें तो वो हमें लगता है कि अब 420 के ऊपर अब ये सस्टेन रहेगा, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 460 तक आते हुए दिख सकता है। अशोक लीलैंड तो हमने मल्टीपल टाइम लोअर लेवल से काफी बार रिकमेंड भी किया और हम एक्सपेक्ट करें कि इस मंथ में अशोक लीलैंड में भी 155-160 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बास्केट फुल ऑफ स्टॉक्स ऑटोमोबाइल स्पेस में। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला बिल्कुल शुरू हो चुका है। ऑटो बिक्री के आंकड़ों से शुरुआत हुई, जब शॉर्टेज कम होती हुई दिख रही है, पार्ट सप्लाई की जो दिक्कतें हैं वो कम होती हुई, और अब तो यहाँ पर लगातार न्यू लॉन्चेस भी हम देख रहे हैं। और इन तमाम खबरों के चलते और इनफैक्ट ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी बेरिंग स्टॉक्स भी हैं जिस पर लगातार फोकस है। लेकिन एक और स्पेस है जो कि हमने आपको बताया था, PSU बैंक स्पेस। फटाफट एक एक कर PSU बैंक के स्टॉक्स आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स देखिए। निफ्टी PSU इंडेक्स आप देखिए करीब 3.25% के अपमूव्स के साथ ऑल इन ऑल 100 पॉइंट्स के अपटेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स की अगर बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5% की तेजी, कैनरा बैंक में अजय हमने डायरेक्ट भी किया था, 4 दिन पहले बताया भी था कि इस के लिए एक नया समय PSU बैंक के लिए सेकंड रन चलने ही वाले थे क्योंकि बॉन्ड यील्ड में गिरावट हुई थी। ये एक पैक है, इस बार बहुत सॉलिड रिजल्ट्स आएंगे। और आपका यूनियन बैंक, सॉरी आपका एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ऑलरेडी खिंचे हुए थे। सेकंड लेवल इंटरेस्ट इधर था और देखिए इस समय डेज हाई पे एक्सिस और ICICI शायद थोड़ा कम चल रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में, लेकिन आपके यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, BOB, PNB को आप देखिए 8% ऊपर है, बड़ी मजबूती। और रोहित, PSU बैंक स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, कोई पिक करना चाहेंगे? मैं निफ्टी PSU बैंक का अगर इंडेक्स देखूं तो यहाँ पर काफी अच्छा एक एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 50 पॉइंट का एक्सटेंशन आपको पर्टिकुलर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो 2650 तक मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं मूव आता हुआ दिखे निफ्टी PSU बैंक के अंदर। उसके ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट्स की हम लोग बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, यस, SBI दिग्गज की अगर मैं बात करूं तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला था कल के सेशन में। आज एक फॉलोअप एक्शन भी आ रहा है, 478 का ब्रेकआउट जो था उसके ऊपर काफी अच्छे से निकला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर किसी के पास में
एग्जिस्टिंग लॉन्ग से तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। थोड़ा डीप आता है अगेन तो वापस आप लॉन्ग के मौके पे ढूंढ सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब करीब 477 का रहेगा और मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक यहाँ से 477 के ऊपर होल्ड कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक बार 500-505 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 106 रुपए के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको फ्रेश अगर लॉन्ग्स भी करने हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे बिल्कुल ध्यान रखकर चलना चाहिए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे 106 रुपए के ऊपर, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलेंगी। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है इंटरेस्टिंगली आज। तो आई थिंक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दो पेयर स्टॉक रहेंगे जहां पर मैं ध्यान रखकर चलूंगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यहाँ एसबीआई पर ये एक व्यू रहेगा रोहित शिंदे का। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो ट्रैक कर रहा है, लगातार हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करेंगे, वो कूल ऑफ हुआ है। सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कड़े से कड़े कदम उठाए जाए और एक्सपोर्ट्स पे बैन, जो नेसेसरी कदम है वो उठा रही है। पहले गेहूं के बैन पे, गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन की बात हुई, उसके बाद अब आटा, मैदा, सूजी, इन सबके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। सारी डिटेल्स एक बार समीर से समझ लेते हैं जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। समीर, बताएं सारी डिटेल्स। आटा या मैदा के निर्यात पे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध के बाद अब सरकार ने आटा, मैदा और इसी तरीके के अन्य आइटम के निर्यात पे एक तरीके से रोक लगा दी है, सख्ती बरती है। दरअसल डीजीएफटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है और जो 12 जुलाई से प्रभाव में आएगा, उसमें साफ तौर पे कहा है कि 12 जुलाई के बाद कोई भी एक्सपोर्टर अगर आटा, मैदा, इस तरीके के अन्य आइटम एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की परमिशन, मंजूरी पहले से लेनी होगी। इस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि ऐसे शिपमेंट जो यानी कि आटा, मैदा अगर पहले से ही शिप में लोडिंग उसकी हो चुकी है 6 जुलाई से पहले, तो उसको मंजूरी दी जा सकती है, वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं। यही नहीं, 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में जो कंसाइनमेंट कस्टम्स के पास मौजूद हैं आगे के क्लियरेंस के लिए, उनको भी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी जाएगी। लेकिन कोई भी नए ऑर्डर एक्सपोर्टर नहीं ले सकता है और अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की पहले से परमिशन लेनी होगी। लेकिन सरकार के इस कदम के पीछे आखिर मंशा क्या है? क्योंकि सरकार ने यह पाया है कि पिछले 2 से 3 महीने में खासकर गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध के बाद देश से आटा, मैदा जैसे अन्य आइटम जो है बहुत तेजी से निर्यात हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आंकड़े यहां तक बताते हैं कि जहां अमूमन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 6 से 8 हजार मैट्रिक टन जो आटा देश से निर्यात होता था, वो गेहूं पे प्रतिबंध लगने के बाद एकदम उसमें तेजी आई है, उछाल आया है और वो आंकड़ा अब सीधे सीधे 90,000 से लेकर के 1 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। लिहाजा इससे सरकार चिंतित है और सरकार ऐसे एक्सपोर्टर्स पर लगाम लगाना चाहती है जो रातों रात भारी मात्रा में आटा या मैदा देश से निर्यात कर एक्सपोर्ट करके भारी मुनाफा बनाना चाहते हैं। तो इसको लेकर के सरकार ने आटे के या मैदा के जो निर्यात या एक्सपोर्ट पर यह सख्ती बरती है और अब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के परमिशन, मंजूरी के बाद ही एक्सपोर्ट 12 जुलाई के बाद संभव हो पाएगा। ऑलराइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो यहाँ जितने भी फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन के स्टेप्स लेने हैं गवर्नमेंट कर रही है ताकि सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बन पाए और उसी का असर अब देख भी रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कूल ऑफ हो रहा है। तो आप इन स्पेसेस को यहाँ पर देख रहे हैं कि उनमें एक मोमेंटम जरूर है। आज टाइटन, हम अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात कर रहे थे कि बिजनेस अपडेट के बाद जिस तरह की आज मूव दिखाई है, पीछे अच्छा खासा एक प्रेशर झेल चुका है स्टॉक, लेकिन क्या ये 6% तक की मूव तक रुक जाएगा या फर्दर और बढ़ेगा? टाइटन पर क्या व्यू रखना चाहिए इस वक्त? अजय, अगर किसी ने एंट्री अभी तक ना ली हो तो आपको क्या लगता है कि अभी भी अप मूव जारी रहेगी टाइटन पर? टेक्निकली कैसा दिख रहा है? जी देखिए, आज की ओपनिंग के बाद से देखें तो स्टॉक में एक हायर साइड पे ओपनिंग हुई है और स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लगता है 2100 ये एक लेवल है। अगर किसी को यहाँ पे वापस फ्रेश एंट्री भी करना है तो 2101 नजदीक का स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस से एंट्री की जा सकती है। अपसाइड में हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, अब यहाँ पे 2200 नेक्स्ट टारगेट ट्रेडिंग के हिसाब से आते हुए दिख सकता है। तो 2100 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है टाइटन को अभी भी। लॉरस लैब्स पे जरा चार्ट लिखे, ये बहुत सालों के बाद आज गेनर है, वो स्टॉक ट्रेडर स्क्रीन पे वापस आता नजर आ रहा है। हालांकि ये इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करें तो बहुत चहेता स्टॉक है, बहुत वैल्यू भी क्रिएट किए, लेकिन ये थोड़ा ट्रेडर रेडार से हट गया था। ये देखिए 6 महीने में टॉप आउट होके 600 के ऊपर ये आ गया था 450 के आसपास। रुचित, जरा इसको रीड करिए चार्ट्स पे। आज के जो ब्रेकआउट है वो शुरुआत है क्या एक नए ट्रेंड की?
आई थिंक यस जो पिछला करेक्शन हमने देखा है ऑलमोस्ट 600 से लेके 440 तक प्राइस करेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं प्राइस अब वो पूरे करेक्शन को रिट्रेस करने की कोशिश करेगा और जो मिनिमम रिट्रेसमेंट्स आप देख सकेंगे तो 520 525 तक के लेवल्स इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकेंगे जहां पे प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल्स है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं प्राइस अप मूव में, ये एक अच्छी साइन है। तो अगर कोई पोजीशंस है तो एटलीस्ट 525 तक के अप मूव के लिए कोई पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए और वहां पे फिर से स्टॉक को फिर रिव्यू करना चाहिए। लॉरस लैब्स पर ये राय। इस बीच रुचित हाई गुड आफ्टरनून। सोलारा एक्टिव फार्मा पर भी राय दीजिए। 7% के अप मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अच्छी तेजी के बीच आज ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ सेशंस में इतनी मजबूती थी नहीं, आज एक दिन की ही ये तेजी है। सोलारा एक्टिव फार्मा जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक आपको नेगेटिव है, कंटिन्यूस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखा है जहां पे लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो ऐसे इन बिटवीन पुल बैक मूव्स आपको मिलेंगे जब भी ओवरसोल्ड जोन में जाएगा, बट इन्हें कोई अप ट्रेंड का पार्ट नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे पुल बैक मूव्स एक अच्छे अपॉर्चुनिटी तरीके से आई थिंक लेके आएंगे ये स्टॉक में से कोई पोजीशन अटकी है तो एग्जिट करने के लिए। तो हाई लेवल्स पे 390 3400 ये एक रेजिस्टेंस रेंज रहेगा स्टॉक के लिए। तो ऐसे पुल बैक मूव्स में स्टॉक में से एग्जिट करें और फ्रेश बाइंग में ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें। ठीक है। रोहित, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इस स्टॉक को एक बार देखें। यहाँ पर अप मूव्स है करीब 6.25% की अपटिक के साथ ये स्टॉक आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रडार पर भी है, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी आते हुए दिखे हैं और पिछले एक महीने के ट्रेंड को भी अगर देखें तो स्टॉक जो है कोशिश जरूर कर रहा है बढ़ने की। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट मानसी देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। आई थिंक अगर आप इसका आवरली चार्ट रीड करें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखिए जो है स्टॉक नॉर्थवर्ड मूव दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स भी करने हैं तो आप बिल्कुल करके चल सकते हैं। देखिए इमीडिएट बेसिस पे 294 जो रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो 294 पहले जो रहेगा आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और मुझे लग रहा है कि ऑन इमीडिएट बेसिस जब तक ये 294 के ऊपर होल्ड कर रहा है, यहाँ से जो नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 310 ऑन इमीडिएट बेसिस एंड ऑन ओवरऑल बेसिस 330। तो 330 के मेरे फाइनल टारगेट रहेंगे, तो बिल्कुल बने रहे। अगर किसी के पास में एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है, अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। ब्रॉडर टारगेट 330 के रहेंगे, पर स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको 294 का मेंटेन करके चलना है। ओके, 294 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर चार्ट्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। राजेश जी, महिंद्रा सीआईई, इस स्टॉक में भी तेजी हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल स्पेस में लगातार नजरिया हम बता ही रहे हैं। ऑटो एंसिलरी, इनफैक्ट मिड कैप ऑटो एंसिलरी स्पेस भी आज फोकस में था। महिंद्रा सीआईई 246 के लेवल्स पर 6% के अप मूव्स, आपकी राय क्या होगी? मानसी जी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस पैटर्न बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप को एनालाइज करें तो स्टॉक ने अपनी एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट प्रीवियस वीक में ही देते हुए दिखा था। 235 के आसपास वो ब्रेकआउट लेवल थे। अब हमें लगता है जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन आया है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी ये स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे 235 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जिस तरीके के फॉर्मेशन हुए हैं, नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए करीब 270 से 275 तक का। तो बाय करने की ही सलाह है। जिनके पास है वो भी पोजीशन होल्ड रखें 235 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड टारगेट 270 275। राइट, साथ में मेटल काउंटर्स में आपको अच्छी खासी एक मूव तो दिख रही है। स्टील काउंटर भी रुचित इसकी बात भी कर रहे थे। आई थिंक राजेश ने भी अपनी ओपनिंग कमेंट्री में ये बात की थी। रुचित, वाकई सारी मेटल काउंटर्स में एक बाउट तो दिख रहा है यहाँ पर बाइंग। यहाँ पर आप कौन सा ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे अगर यहाँ किसी को रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे स्टील पैक पे? तो जेएसडब्ल्यू स्टील आप पीछे देखिए 15 मिनट में यहाँ 3-3.5% की मजबूती है। एल्यूमिनियम पैक के वेदांता, हिंडाल्को, इन सब काउंटर्स पे तो खैर बात की, पर स्टील पैक पे अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो बिल्कुल। आई थिंक हिंडाल्को एक अच्छा मूव दे रहा है। हमने 349 पे शो के शुरुआत में ही बात की थी, अभी 358 ऑलमोस्ट हो चुका है। और जेएसडब्ल्यू स्टील आई थिंक विद इन द स्टील स्पेस देखेंगे तो चार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है। दिनों में जहां पे दूसरे मेटल स्टॉक्स देखेंगे तो नए लोस बना रहे थे, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील अपने प्रीवियस लोस के ऊपर एक कंसोलिडेट कर रहा था। तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस विद इन द मेटल स्पेस जेएसडब्ल्यू स्टील में ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में दिखा था। तो आई थिंक ऐसे जब करेक्टिव फेज में जो स्टॉक्स नहीं गिर रहे हैं, जब वो सेक्टर में अप मूव आते या पुल बैक मूव आते, तो ऐसे स्टॉक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिख सकते हैं। तो स्टील स्टॉक्स में कोई खरीदारी करनी है तो जेएसडब्ल्यू स्टील 568 570 की रेंज में अगर फिर से थोड़ा सा डिप मिलता है तो आइडियली वहां पे अच्छा रहेगा। 568 के आसपास ये
स्टॉक खरीदारी करे, 558 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 590 595 तक के टारगेट्स आप नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में आ सकते हैं। 595 तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील पे देखते हैं, आप बाइंग कर सकते हैं। अब इस वक्त समय हो गया संजीव भसीन से जुड़ने का, और 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेटल में स्पेशली एल्यूमिनियम प्राइसेस के चलते उन्होंने स्टॉक्स भी दिए थे। हिंडाल्को जैसे स्टॉक को पिछले हफ्ते भी रेकमेंड कर रहे थे, तब भी चला था, और इस बार उन्होंने फिर से यहाँ पर कुछ बॉटम आउट के साइन या फिर यहाँ पर रिवर्सल के एक टेक्निकल बाउंस बैक के साइंस भी देखते हुए मेटल पैक को रेकमेंड किया था। आइए उनसे भी जुड़ते हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। यहाँ पर ये जो चाइना के शायद स्टिमुलस की एक न्यूज है जिसके चलते हमने देखा कि मेटल पैक में एक एक्सपर्ट तो आया है, पर आप तो क्या रेकमेंड कर ही रहे हैं। पीछे 2 दिन से आपने हिंडाल को भी बाय करवाया था, एल्यूमिनियम काउंटर्स भी बाय कराए थे, क्या स्टील पैक पर भी लॉन्ग करने का एक टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आपको जिंदल स्टील भी 322 रुपए में कहा था और वेदांता कल आपको 212 रुपए में दिलाया था, और अभी तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी और स्टिमुलस मुझे 3 दिन पहले से ही आपको बता दिया था कि मूवमेंट आने वाली है। सो वी टेल यू द मार्केट बिफोर 3 days मूव कम्स, और आपको पहले ही 15 रुपए कहा था 16,200 तक रुकेगी मार्केट। आज हो गया ना 16 से 150। तो प्रियंका जी, थोड़ा सा एडवांस में चलना पड़ेगा अगर मेरी कॉल चाहिए तो, और उसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी। हाँ, आपको अब बताऊं तो 3 कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? नहीं, बिल्कुल संजीव जी, आपके साथ में जो कन्विक्शन होती है, जो रीजनिंग और लॉजिक है जो आप देते हैं, वो ही तो इम्पोर्टेंट है। कॉल के साथ उसको भी बहुत जान देते हैं, और हम यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी उसको जरूर ध्यान से सुना करें। बिल्कुल, आज की कॉल्स बताएं। तो सबसे पहले लीजिए हिंदुस्तान कॉपर। तो टीसी मार्जिन में हिंडाल्को गेन करेगा, बट हिंदुस्तान कॉपर हैज कॉपर स्मेल्टर्स, और कॉपर स्मेल्टर्स विल नाउ अगेन सी अ लॉट ऑफ डिमांड। It has come out with very good numbers. It's a record dividend. तो 90 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 87, 98 to 100 का टारगेट। दूसरा बिग सेल 72, मैंने आपको पहले भी कहा 2 टाइम पे कैसे मिल सकता है सेल। 72 रुपए में 76 रुपए 70 में लीजिए, स्टॉप लॉस 68 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा, टाटा मोटर चल चुका है, लेकिन इंडिया में सबसे बढ़िया जो कर रहा है बस और सीवी सेक्टर में, वो अशोक लीलैंड। मेरे को लगता है अशोक लीलैंड का जो न्यू ऑर्डर फ्लो है, डिमांड है, इट इज गोइंग थ्रू द रूफ। आप देख रहे हैं जितने इंडिगो और न्यू एयरलाइंस आती हैं, सब अशोक लीलैंड की बसेस कर ले रही हैं। तो 145-46 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 141, 160 का टारगेट ऑन अशोक लीलैंड। ओके, अशोक लेलैंड। इसके अलावा बेस मेटल्स पर अपनी राय आप संजीव जी दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून। लेकिन सोना चांदी भी चल पड़ा है। टाइटन देखिए, कल्याण ज्वेलर्स देखिए, शानदार अपडेट यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते फोकस में है। अब गोल्ड फाइनेंस से वैसे दूर रहना चाहिए। मनप्पुरम मुथूट तो कमजोरी दिखा रहे, लेकिन गोल्ड स्टॉक्स, ज्वेलरी काउंटर्स चल रहे हैं। मानसी जी, आप जितना पैसा है उतना ही माल ले सकते हैं ना। आपने सही फरमाया, टाइटन तो आउट परफॉर्मर है, और मुझे लगता है कि अब डाउ, अब जो क्या है, रिलायंस के अलावा इतने सारे सेक्टर्स अब चल रहे हैं कि निफ्टी को अब 16,800 जाने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। आज देखिए HDFC बैंक, ये आपका LNT, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं कि रिलायंस के अलावा भी बहुत कुछ है जो इंडेक्स को ले जाएगा। चाइना का स्टिमुलस इज अनदर फेदर इन द कैप। और आपने जैसे कहा सोना चांदी में, बिकॉज ऑफ आवर रिलेटिव ओनरशिप ऑफ इमोशनल, दैट इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। So I continue to buy Titan on decline. From Gold Financial, Muthoot seems a very good play. Alright, तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी कूल ऑफ हो रही है। कॉपर, इसको बहुत अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं संजीव भसीन। उन्होंने आज सुबह एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहां पर भी कॉपर का यूज होता है एज अ कॉम्पोनेंट, और अब कॉपर स्मेल्टर्स, हिंदुस्तान कॉपर, वो एक स्टॉक यहाँ ऐड करने के लिए बोला। और भी बहुत सारे स्टॉक्स ऑफ कोर्स जो हमारे व्यूअर्स के लिए संजीव भसीन अपनी सॉर्ट आउट पिक्स लेकर आते हैं। बिल्कुल शुक्रिया संजीव जी ये सारी पिक्स देने के लिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो वाकई बाजार की तेजी बनी हुई है, 16,500 तक की चाल क्लियरली बाजार पर एक्सपर्ट्स को यहाँ दिख रही है। संजीव भसीन बुलिश है बाजार पर। हम देखते हैं कि यहाँ से आज एक्सपायरी जब होती है उसके बाद क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या नहीं, या फिर ये ब्लू स्काई जोन की तरफ ही बाजार इस वक्त है। लेकिन इस बीच बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छी रेजिडेंस दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी अब 600 पॉइंट्स तेजी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ दी है वो स्टॉक्स लाइक कोटक, इंडसइंड बैंक, इन सारे स्टॉक्स हैं। ICICI बैंक, सारी प्राइवेट स्पेस अच्छा खासा बजिंग है। यहां से अगर बैंकिंग स्टॉक्स को और प्लस करना हो या फिर कैरी फॉरवर्ड ही करना हो अपने ट्रेड को इस सारे प्राइवेट स्पेस बैंक में, तो रोहित कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है?
प्रियंका, पहला जो बैंक रहेगा वो मेरा कोटक बैंक ही रहेगा। मुझे यहाँ पर काफी कन्विक्शन है। नीचे के लेवल से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है कोटक बैंक के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लेवल डिस्कस कर चुके हैं, तो बने रहना चाहिए कोटक बैंक के अंदर। सेकंड जो स्टॉक रहेगा थोड़ा डिप में मैं सजेस्ट करूंगा, थोड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, जो रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो 850 रुपए के ऊपर इमीडिएट ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। अगर वापस 850 या 845 के जोन में मिलता है तो आई थिंक एक काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिल जाएगा आपको। उस टाइम आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 825 का रहेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ जो हम लोग लेवल्स देखेंगे करीब करीब 900 ऑन इमीडिएट बेसिस और 920 ऑन ओवरऑल बेसिस। मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक एक फ्रेश कैंडिडेट भी हो सकता है, बट अगेन थोड़ा डिप का इंतजार मैं करूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर के लिए। प्लस कोटक बैंक जो कि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया है। तो इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक पे आपको प्राइवेट बैंक में ध्यान रखकर चलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, प्राइवेट स्पेस बैंक में ये दो बैंक स्ट्रॉन्ग लगते हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर नई पोजीशन भी ले सकते हैं। रोहित श्रृंगवे की राय है। चलिए, इस बीच जब हम एफआईज की बात बार बार करते हैं तो एक बहुत ही रेयर वॉइस अयास मोतीवाला, उनसे हमने बात की, उनका व्यू समझने की कोशिश की कि इस वक्त मैक्रो एनवायरमेंट किस तरह के दिख रहे हैं, कितना फेवरेबल या कितना रेजिलिएंट इंडियन मार्केट्स उनको दिखाई देता है। आइए वो खास कॉन्वर्सेशन एक बार फिर से सुनवाते हैं। अयाज, कमोडिटी डिफ्लेशन या कमोडिटी के जो प्राइसेस नीचे आए हैं उसके ऊपर आपसे जानना चाहूंगा। एग्री कमोडिटीज बहुत तेजी से नीचे आए, शक्कर, व्हीट, सोयाबीन, सबके प्राइस। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज आई गए, केवल क्रूड रह गया था, वो भी अब नीचे आना शुरू हो गया है। आपके पोर्टफोलियोज में कौन सी कैटेगरीज की इस तरह कंपनीज हैं जो कमोडिटी यूजर्स हैं, दोनों एग्री और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज या इंडायरेक्टली क्रूड के बेनिफिशियरीज, जो कि इस फॉल को रिटेन कर पाएंगे अपने प्रॉफिट्स में और उन्हें पास ऑन नहीं करना पड़ेगा? जी, तो ये फिर से अजय आपने ये सब्जेक्ट रेज किया, और इसको जैसे हम लोग मानते हैं कि इसको मॉडल करना ना हमारी क्षमता है, ना एक्चुअली कंज्यूमर कंपनियों की भी क्षमता है, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो बेस बिलीफ है दैट ये ब्रांडेड कंपनियां हैं, ये जो प्राइस इन्फ्लेशन में इंक्रीज की थी, जैसे कि यूनिलीवर है या नेस्ले है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या इंडियन गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको एक्सेट्रा, इन्होंने जो प्राइसेस रेज किए हुए हैं ये काफी हद तक इनको लॉजिकली रिटेन कर सकती है, और एक्सेस प्रॉफिट अगर इनको नहीं बनाना है तो ये स्कीम्स में और उसमें पास ऑन करेंगी। तो ये सारी कंपनियां दोनों लेवल पे यूजर है, पाम ऑयल का भी यूजर है, क्रूड ऑयल से प्लास्टिक और पैकेजिंग का यूजेज है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी यूजेज है, उसका एनर्जी में भी यूजेज है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सारी सप्लाई चेन में इनका नियर टर्म प्रेशर था और नियर टर्म बेनिफिट है। अब ये बेनिफिट कैसे ट्रांसलेट होता है, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉलिटिलिटी इन द वर्ल्ड, तो ये इनके मैनेजर्स ऐसे शॉर्ट टर्म में प्लान नहीं करते हैं। जैसे आप यूनिलीवर की इंक्रीजेस भी देखोगे, बहुत ही मेजर्ड और लेवल हेडेड बेसिस पे इनकी इंक्रीजेस होती है, क्योंकि कंज्यूमर को उनको पुट ऑफ नहीं करना है, कंज्यूमर को उनको हैप्पी रखना है एंड इन अ कंज्यूमिंग मोड रखना है। तो ये एक टाइप की इंडस्ट्री हुई। दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन लेड ये जो चैलेंज हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं कि अभी भी कंटेनर कॉस्ट $25,000 से $30,000 इफ नॉट $35,000 पे चल रही है। तो ये जो लॉक जैम हुआ था विद द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द फॉर्म ऑफ चाइना एंड द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टुवर्ड्स द वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका, और ये जो जर्नी का जो कॉस्ट बढ़ गया है वो कॉस्ट धीरे से थोड़ा सा सेटल होता हुआ है। उसी रीत से ये चिप शॉर्टेज भी आई थी और उसकी सप्लाई चेन में इश्यूज हुए थे, और बाकी जनरल एग इन्फ्लेशन और ये सब आ गया बिकॉज आपकी सप्लाई चेन पूरी रीले हो रही थी या ब्रोकन हो गई थी थोड़े टाइम के लिए। तो और उसके ऊपर अभी ये नया परसेप्शन रिसेशन का भी ओवरले हो रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स काफी शॉर्ट टर्म और काफी वॉलेटाइल है, जिसपे बड़ा कोई इन्वेस्टर या बड़ा कोई कंपनी कॉल नहीं ले सकता दैट ये ट्रेंड हो चुकी है, पाम ऑयल प्राइसेस अभी गिर चुके हैं, नाउ लेट अस रिड्यूस प्राइसेस, गिव द बेनिफिट बैक टू द कंज्यूमर। ऐसा मेरा मानना है कि ये 6-9 महीने 1 साल तक ग्रेजुअली चलेगा, और उसके रिजल्ट्स को इमीडिएटली देखना वो नहीं होगा, बट परसेप्शन ये चेंज हो जाएगा दैट रॉ मटेरियल प्रेशर अभी सेटल हो गया।
राइट अयाज, आप दूसरे कमोडिटी यूजर्स इंडस्ट्रीज जो काफी लंबे अरसे तक एक साइडवेज चले गए थे, कोई बात नहीं कर रहा था कैपिटल गुड्स की, ऑटोज भी चिप शॉर्टेज, ये सब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से साइडवेज थे, डिमांड लो थी। अब मालूम चल रहा है कि ऑटो में डिमांड बहुत बढ़िया है और चिप शॉर्टेज वगैरह ईज आउट हो रहा है, स्टॉक्स भी थोड़ा चलना शुरू हो गए, लेकिन 4-5 साल के बेयर मार्केट से अब निकल रहे हैं। आप इन दोनों एरियाज में इंडस्ट्रियल कमोडिटी यूजर्स के और डोमेस्टिक इकोनॉमी से लिंक्ड वाले एरियाज में कुछ वैल्यू देख रहे हैं? जी, पहले इंडस्ट्रियल रिकवरी और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात कर लें जब, बिकॉज वो काफी आसान है उस सवाल का जवाब। ये जो बड़ा एक्सपेक्टेशन था, जैसे प्रीवियस डेकेड में 2005 से 8 का हमने एक्सपेंशन देखा था, वो उस पेस पे और उस क्वांटम पे हुआ नहीं है अब तक। होप जरूर रहती है दैट पावर ट्रांसमिशन में बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, रोड्स प्रोजेक्ट्स में होगा, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, बट इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और इतना बड़ा आउटलेक हुआ नहीं है। ओके, तो ये थे अयाज मोतीवाला जो कि बाजार पर खासतौर से अपना नजरिया हमारे बीच रख रहे थे और ऑफ कोर्स रेयर वॉइस यहाँ पर काफी हद तक बाजार में जिस तरह से फिलहाल मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे में इन तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स के एनालिसिस क्या है ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस के कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। इस बीच एक बार टाटा स्टील को भी देखिए, करीब 5% की बढ़त यहाँ पर, सडन अपसर्ज यहाँ पर 898 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ अच्छी बढ़त यहाँ पर दिख रही है। मिड कैप स्पेस में भी कई सारे काउंटर्स हैं जो कि फोकस में हैं और उनमें भी ऑफ कोर्स ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी हैं जो लगातार फोकस में नजर आ रहे हैं, लॉजिस्टिक स्पेस भी हैं और साथ ही कुछ और स्टॉक्स जैसे कि इंडिया मार्ट, इंटरमेश अगर देखेंगे 5% के अपमूव्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स भी देखें और रोहित आपसे राय जानना चाहेंगे, मिड कैप स्पेस में एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक काफी नजर आ रहा है, इंडिया मार्ट पर आपकी राय क्या है? Rohit, this question is for you. Yeah, Mansi, yeah. इंडिया मार्ट आपने स्टॉक का नाम लिया, राइट? चलो। सो आई थिंक देखिए काफी करेक्शन के बाद में अगर हम लोग आज का चार्ट देखें तो एक आज के सीजन में काफी पॉजिटिव कैंडल बनी है, 5% ऑलरेडी पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं फ्रेश ट्रिगर नहीं है मानसी अभी भी चार्ट्स पर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का है, तो स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं वीक है एज ऑफ नाउ। यहाँ पर फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग अगर किसी के पास में है तो उनको थोड़ा भले ही रिलीफ मिल रहा होगा, बट अगेन फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर आपको नहीं करने चाहिए। और अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स भी है तो आपको जो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है वो रहेगा 3800 का। अब तक 3800 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक बार 4150 के लेवल आपको देखने को मिले, बट फ्रेश बाइंग ट्रिगर्स नहीं है तो फ्रेश पोजीशन ना बनाए, एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन इंटैक्ट रखें, फ्रेश बाइंग से दूर रहने की राय। रुचित, डिलीवरी के स्टॉक पे क्या आप अपनी राय दे पाएंगे, क्योंकि इस स्टॉक में आप धीरे धीरे ब्रोकरेज के भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुके हैं, ब्रोकरेज कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं और यहाँ पर मोमेंटम काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज ये स्टॉक में 11% के अप मूव्स हैं, पिछले 5 सेशंस में भी स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। स्टॉक में चार्ट्स पे काफी लिमिटेड डेटा है तो व्यू बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन सपोर्ट पर यस अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे या लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे तो 520-530 की रेंज में अभी एक अच्छा सपोर्ट बना है। तो बेहतर यही है कि इसमें टारगेट प्रोजेक्शन डिफिकल्ट रहेंगे, बट एक स्टॉप लॉस रखे और जैसे प्राइस अप मूव कंटिन्यू हो गए तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रख के ये ट्रेंड को राइड करते रहे। ठीक है रोहित, एक बार आप ना जितने भी पीएसयू स्मॉल मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस के पीएसयूज को देखिए, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत अच्छी मूव दिख रही हैं, 6% की, 8% तो कैनरा बैंक हो गया, इसको हम अभी एक्सटेंसिवली डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन अभी क्या आपको लगता है यहाँ कुछ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो सकते हैं ये? प्रियंका यहाँ पर आप कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। देखिए स्ट्रेंथ अभी भी काफी अच्छी है, प्लस निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 16200 तक आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं मूव। तो आई थिंक यहाँ पर पीएसयू स्पेस के अंदर भी ट्रैक्शन बनता हुआ दिखेगा, तो बने रहने की सलाह रहेगी। जो दो नाम अपने लिए है, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं एक चुनना चाहूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा काउंटर रहेगा, जहां पर मेरा कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, एक रेंज के बाहर निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक कैरी ओवर करके चल सकते हैं
हैं वो आपको कल वापस एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। बट आई थिंक स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, और जो भी स्टॉक्स हम लोग ने बात की कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों ही स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है बिकॉज वॉल्यूम एक्टिविटी ऑन द लॉन्ग फ्रंट काफी बढ़िया है, तो कैरी करने की सलाह रहेगी। ठीक है, कैरी करने की सलाह होगी। और रियल एस्टेट पैक में क्या कैरी कर सकते हैं राजेश, या आपको लगता है कि आज प्रॉफिट ऑन द टेबल ऐसे ले जाएं, और यू सी द स्ट्रेंथ इन द सेक्टर? तो प्रियंका जी देखिए, अभी भी हमें लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस में अभी भी यहाँ पे काफी जगह बची है। अगर हम मार्केट के साथ में रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो अभी भी रियल एस्टेट में जिस तरीके का मोमेंटम पिछले दिनों में बना, हमें लगता है यहाँ पे अभी और अपसाइड यहाँ पे कैरी होते हुए दिख सकती है। तो इसमें हमारा फोकस अभी डीएलएफ पे है। डीएलएफ में काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बना स्टॉक में। आज की जो मूव बनी है उसके बाद अब ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को सरपास करते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी आज ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। तो हमें लगता है डीएलएफ को यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। स्टॉक में जो मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 348 रुपए तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 332 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे डीएलएफ को बाय किया जा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी अगर हम देखें तो पिछले दिनों में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लोअर साइड पे बना। स्टॉक में अगर हम देखें नियर टर्म सेटअप के हिसाब से तो जो एक बियरिश गैप थी ऑलमोस्ट स्टॉक में आज के मोमेंटम के बाद वो बियरिश गैप को भी फिल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ से 1315-1320 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉक में यहाँ से एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग एक्शन भी बनते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 1380 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। करंट लेवल से अभी हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1285 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है, तो यार कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टी। पूरे इंडेक्स सेक्टर पर भी जिस तरह से यहाँ बुलिश व्यू दिख रहे हैं यार राजेश। एक बार बिरला सॉफ्ट के चार्ट को देखिए रुचित, आप यहाँ आपको लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? बहुत टाइम झेल चुके हैं आईटी काउंटर्स, और अब क्या ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाएंगे? नाउ द नंबर्स आर आल्सो स्टार्टिंग। बिरला सॉफ्ट पे क्या व्यू रहेगा? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और अभी 330-340 का सपोर्ट रेंज है, बट आई थिंक वेट करना चाहिए कुछ प्राइस वाइज रिवर्सल्स के एक्शन के लिए। लास्ट कुछ दिनों में जो हायर एंड ऑफ द चैनल था वहां से प्राइस फिर से रिट्रेस हो रहे हैं। तो अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ प्राइस पुल बैक मूव आता है, 350-52 के लेवल अगर क्रॉस कर दे तो फिर उसके बाद ये स्टॉक को बाइंग कैंडिडेट का कंसिडर किया जा सकता है। बीच आपको मेटल, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स, एल्यूमिनियम, स्टील काउंटर्स, वहां तो मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को हो, वेदांता हो, नेशनल एल्यूमिनियम, अच्छे खासे प्राइस गेन है, 6 से 7% तक के मूव्स दिखाई दे रहे हैं और आपको अभी भी लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस से आपको एबीबी पे अच्छे खासे लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड यहाँ से आपके बीटीएसटी सौदे क्या होंगे राजेश? तो पहला तो हमारा जिंदल स्टील एंड पावर रहेगा। काफी अच्छा मोमेंटम बना है। जिस तरीके से जिंदल स्टील एंड पावर में जेएसपीएल में यहाँ पे मोमेंटम बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक पे बीटीएसटी कैरी करना चाहिए, क्योंकि पूरी मेटल पैक में जो मोमेंटम बना है यहाँ पे जिंदल स्टील पावर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 365 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 342 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, उसमें हम आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहेंगे। बैंक निफ्टी में देखें तो अब 35,000 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है ये मोमेंटम अब यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ लेके जा सकता है स्टॉक को, जो कि है इसका करीब 758-760 की तरफ। तो हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को भी बीटीएसटी करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 735 के आसपास। चलिए, बैंक स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक है जिस पर फोकस है राजेश जी का। रोहित, बीटीएसटी कॉल्स आपकी तरफ से क्या होंगी? मानसी देखिए, अगर मैं बीटीएसटी की बात करूं तो एमएफएसएल आपको यहाँ पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के सेशन में हम लोग को देखने को मिला। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हम लोग को डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक टेक्निकली काफी रीजंस है। तो मुझे लग रहा है कि एमएफएसएल यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब करीब 900 के करीब आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो 900 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की सलाह है वो रहेगा 840। थोड़ा डिप भी आता तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो एमएफएसएल यहाँ से मेरा जो कैंडिडेट जो ट्रेड रहेगा वो एमएफएसएल रहेगा फॉर दी बीटीएसटी। ये स्टॉक पर फोकस कीजिए, एमएफएसएल बीटीएसटी काउंटर रोहित की तरफ से। रुचित, आपकी राय, बीटीएसटी ट्रेड्स क्या देना चाहेंगे?
मेटल्स में ऑलरेडी हमने चर्चा की है, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो वो तो रहेंगे ही जो कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेश बाइंग के लिए मैं एनबीएफसी स्पेस में भी देखूंगा, जहां पे आज अच्छा मोमेंटम है, उसमें एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स में आज हमको ब्रेकआउट देखने मिला एक अच्छे कंसोलिडेशन का। स्टॉक ने पिछले पूरे अपमूव का जो इंपल्सिव अपमूव था उसको 61.8% 78.6% से रिट्रेस किया, तो उस दिन कंसोलिडेट किया और आज वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। तो बीटीएसटी पर्सपेक्टिव से 70 के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक बाय करके जा सकते हैं 74 के टारगेट्स के। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए भी ये हमारा बाय कॉल है, जहां पे हम 77 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर फोकस कीजिए। इसके अलावा जहां आईसीआईसीआई बैंक की राजेश जी आप बात कर रहे थे, कुछ ऑब्वियस काउंटर्स जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, एचडीएफसी बैंक पर आपकी राय क्या होगी? क्योंकि अमाल्गमेशन मर्जर की जिस तरह से खबरें आती हुई दिखी, एक्सचेंजेस के बाद आरबीआई को भी ग्रीन सिग्नल मिला। ऑफ कोर्स पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक लगातार ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन इसके बाद काफी हद तक जो मोमेंटम या कन्वेक्शन है बढ़ता हुआ दिखा है। एचडीएफसी बैंक पर अपनी राय दीजिए। तो मानसी जी बिल्कुल देखिए, एचडीएफसी बैंक भी हमारे रडार पे बीटीएसटी के लिए हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी इसमें रिकमेंडेशन दिया हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे सेटअप बना हुआ है 1460 से लेके 1490 तक के हमारे पोजिशनल टारगेट है। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है इमीडिएट टारगेट जो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक में वो आना चाहिए करीब 1435 के आसपास। तो इस पे बाय करने की ही सलाह है 1375 के स्टॉप लॉस से। साथ में अगर हम एचडीएफसी लिमिटेड को भी देखें तो ये स्टॉक में भी एक करेक्शन के बाद जो रिकवरी अब यहाँ पे बनते हुए डेली सेटअप पे आप देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक पिछले 4 दिन से सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे 2300 इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 2210 के आसपास। तो चलिए एचडीएफसी बैंक भी लगातार एक्सपर्ट्स के रडार पर है। इस बीच अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर रोहित आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के सत्र में आज सुबह से अदानी पोर्ट्स परफॉर्म करने की कोशिश जरूर कर रहा है, हरे निशान के साथ ट्रेड्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर कोई पर्टिकुलर पिक अगर आप देना चाहें, अदानी ग्रीन्स, अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, यहाँ पर जिस तरह से कन्विक्शन या एक्शन हम देख रहे हैं। मानसी देखिए, आई थिंक अगर मैं पूरे अदानी ग्रुप की बात करूं तो आई थिंक अदानी पोर्ट एक जो नाम है जहां पर आज के सेशन में हम लोग को ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है और काफी बढ़िया पैटर्न है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें अदानी पोर्ट का, तो डेली चार्ट पर आपको डबल बॉटम का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है। दो थोड़ी एक्टिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी मिस है, बट आई थिंक पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो आप लेके चल सकते हैं, बिकॉज डबल बॉटम एक काफी बड़ा रिवर्सल पैटर्न हम लोग मान के चलते हैं टेक्निकली। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 685 काफी अच्छा बेस जो है बन चुका है, और जब तक उसके ऊपर ट्रेड करा मान से आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ आपको देखने को मिले वो टुवर्ड्स 750 रुपए देखने को मिले। तो यहाँ पर 750 के ब्रॉडर टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 685 का जो है आपको स्टॉप लॉस करके चलना है। पैटर्न इंटैक्ट है और आज ही हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला है अदानी पोर्ट्स के अंदर। पैटर्न पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन रुचित फोर्टिस हेल्थकेयर को भी देखिए, यहाँ पर भी काफी पॉजिटिव ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। आज मिड कैप स्पेस में वन ऑफ दी परफॉर्मेंस करीब 6.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 253 254 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, टुवर्ड्स डे हाई, इनफैक्ट डे हाई पर ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी यस, बिल्कुल आज वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं कंपेयर टू डेली एवरेज, और एक अच्छी बात है कि स्टॉक आज अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पुल बैक मूव में फिर से ये स्टॉक आप 268 270 तक नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइंस नजर आ रहे हैं और फोर्टिस हेल्थ में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। स्पीच अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी देखें, फार्मा स्पेस भी स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट जरूर दिखा रहा है। एफएमसीजी, टायर, ऑटोमोबाइल सबसे आगे, लेकिन फार्मा भी धीरे धीरे का इम्पैक्ट जरूर है। इनफैक्ट डायग्नोस्टिक, फार्मा, हेल्थ केयर पर फोकस लगातार हम बता भी रहे हैं आपको। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो कि मिड कैप स्पेस में परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें प्रेस्टीज एस्टेट, वर्लपूल जैसे काउंटर्स हैं जिसमें बढ़त है। रियल एस्टेट पैक तो फोकस में है ही, लेकिन राजेश जी वर्लपूल इस स्टॉक में देखिए मजबूती के साथ ट्रेड 1665 के लेवल्स, 3-3.5% की तेजी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है, और अगर हम देखें तो प्रीवियस सेशन में भी इसमें लॉन्ग बिल्टअप था, आज भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से वर्लपूल में यहाँ पे सेटअप बने, नेक्स्ट प्रीवियस स्विंग हाई जो इसके बने थे वो थे करीब 1680 तक के, तो हमें लगता है ये मोमेंटम 1680-85 तक तो कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल हम एनालाइज करें, अगर लास्ट 2 महीने का अगर हम इसका सेटअप देखें तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा था, और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली डेली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए
हुए दिख रहे हैं, एक बड़े करेक्टिव ट्रेंड से अब ये स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। स्टॉक में 1680 तो एक इमीडिएट हर्डल है, लेकिन अगर वो सरपास होते हैं तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी जो कि इसको 1800 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पे 1620 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ट्रेड को कैरी किया जा सकता है। तो चलिए, काफी स्ट्रांग मोमेंटम है स्टॉक में और यहाँ पर भी पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है। बाजार में सबसे ज्यादा सपोर्ट्स जो हैं बैंकिंग काउंटर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक की तरफ से आते हुए। इस बीच टाइटन को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि दिन की शुरुआत से ही निफ्टी में टॉप परफॉर्मिंग ऑफकोर्स आफ्टर द Q1 अपडेट्स जो कि काफी पॉजिटिव रहे, लेकिन कमजोरी रिलायंस, HUL, भारतीय एयरटेल, बजाज ट्विंस की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, केवल एफएमसीजी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा पॉजिटिविटी हर तरफ है। लेकिन फाइनल क्लोजिंग ऑन वीकली एक्सपायरी कैसी हो रही है, आइए समझते हैं। ओवर टू यू प्रियंका। बिल्कुल शुक्रिया मानसी। देखिए, आज जो लास्ट लेग ऑफ रनअप आपको देखने को मिला है ना, आज बाजार पूरे दिन तो देखा तेजी के साथ ही पॉजिटिव बायस था, आप गैप अप के साथ खुले, लेकिन एक टाइट रेंज में कारोबार किया। लेकिन आप जो लास्ट लेग ऑफ रनअप देख रहे हैं, ये जो लास्ट 70-80 पॉइंट्स की तेजी आई है वो मेजरली ड्रिवन बाय मेटल्स आई है। आप जितने भी एल्यूमिनियम काउंटर्स को देखें, स्टील काउंटर्स को देखें, उन्होंने एक शार्प रनअप दिखाया क्योंकि यहाँ न्यूज जिस तरह से आई कि जो चाइना जो एक स्टिमुलस पैकेज 20 से 22,000 करोड़ के स्टिमुलस पैकेज की एक न्यूज आई, जिसके बाद हमने देखा सारे मेटल स्टॉक्स यहां से दौड़ लगाना शुरू हुए। दिन भर में आज एक्शन कहां किन स्पेसेस पे देखने को मिला, तो मेटल्स तो क्लियरली इन स्टॉक्स की यहां बात करनी होगी। JSW स्टील हो, टाटा स्टील आप देख रहे हैं 5-5.5% का लास्ट के 15-20 मिनट 25 मिनट में ही मूव आया मेजरली। उसके अलावा हिंडाल्को जैसे काउंटर्स आप देखें, वेदांता देखें, नेशनल एल्यूमिनियम काउंटर्स देखें, यहाँ पर सुपर मूव्स आपको लास्ट हाफ एन आवर में देखने को मिले। इसके अलावा दूसरे और बड़े काउंटर्स कर रहे हैं। आज टॉप गेनर्स की अगर आप बात करें तो टाइटन पहला टॉप गेनर था। बिजनेस अपडेट यहाँ सुपर्ब आए, जिसके बाद हमने दिन भर में इसका पॉजिटिव मोमेंटम देखा, गेन्स को सस्टेन किया, इनफैक्ट गेन्स को एक्सीड भी किया। इसके अलावा आप टाटा मोटर्स को देखें, यूपीएल को देखें, ये कुछ दूसरे गेनर्स भी जरूर थे। मिड कैप स्पेस में कहां आपको तेजी देखने को मिली, आज पूरा बैंकिंग अच्छा वाइब्रेंट था। प्राइवेट सेक्टर के लार्ज कैप हो, मिड कैप से सपोर्ट आपको कैनरा, बीओबी जैसे काउंटर्स ने दिखाया जहां 6-8% की मूव देखने को मिली। उसके अलावा सेक्टर्स लाइक आपको जहां तेजी के सेक्टर्स की पहले बात करते हैं, रियल एस्टेट पैक पूरा तेज था। इनफैक्ट सारे स्पेसेस में आपको तेजी दिखी, ऑटो में, रियल एस्टेट में, बैंकिंग में, लेकिन जो पूरे स्पेसेस में वाइब्रेंसी से रियल एस्टेट स्पेस की बात करें आप, एनबीसीसी जैसे काउंटर हो, शोभा, फीनिक्स, इन सब काउंटर्स की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ तो कल से भी चल रहे थे, लेकिन आज इनमें बड़ी मूव्स आई क्योंकि यहाँ पर शोभा का जो बिजनेस अपडेट आया, बिक्री के आंकड़े आए फिनिक्स के, उसके चलते आपने पूरा पॉजिटिव बायस देखा इस पूरे स्पेस पर। मेटल्स की हमने खास तौर पर बात की, अगर मेटल काउंटर्स भी यहाँ देखें तो मिड कैप आईटी काउंटर, मिड कैप मेटल काउंटर्स भी हो, वहां पर भी सेल जैसे काउंटर हो, जिंदल स्टील एंड पॉली, जेएसपीएल जैसे काउंटर हो, वहां पर भी आपको तेजी देखने को मिली। तो क्लियरली जो ये आप लास्ट के मूव देख रहे हैं। उसके अलावा स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स हो, एलएनटी हो, कैपिटल गुड स्पेस हो, ऑटो स्पेस और कैपिटल गुड स्पेस तो ऑलरेडी मोमेंटम में है ही, लेकिन फिर भी आज एक बड़ी मूव जो कैपिटल गुड स्पेस में थी वो एबीबी की तरफ से देखने को मिली, फॉलोड बाय सीमेंस एंड फॉलोड बाय थर्मेक्स एंड अदर काउंटर्स। लेकिन यहाँ क्लियरली आपको जो आज बाजार में पॉजिटिव बायस दिखा है वो फिलहाल के लिए कंटिन्यूड रहेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऊपर का जोन अभी 16,200, 16,500 तक की रेंज की भी बात की जा रही है, और आज क्योंकि एक वीकली एक्सपायरी थी तो 16,100 के ऊपर ही एक्सपायरी आज के दिन हुई है। एक अच्छा ट्रेड बाउंस्ड बाय गुड ग्लोबल क्यूज, फॉल इन क्रूड, वो बड़े ट्रिगर्स रहे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कूल ऑफ होते हुए हमने देखा, और इसके चलते आपने आज स्टील जैसे काउंटर, मेटल जैसे काउंटर्स में भी एक रिबाउंड देखा। अब इंतजार रहेगा आईटी पैक के नंबर्स की शुरुआत जब कल चीज से होगी कि आईटी पैक में, हालांकि आज मोमेंटम में जरूर आपको लार्ज कैप और मिड कैप आईटी काउंटर्स रहे, लेकिन अब देखना होगा कि कल किस तरह के नंबर्स टीसीएस पोस्ट करता है, और उसके बाद ही वहां से गाइडेंस आपको सारे मिड कैप आईटी के लिए भी मिलती हुई दिखाई देगी। चलिए फिलहाल शो को यही समेटते हैं। मार्केट क्लोज होती है 16,100 के ऊपर विद 150 और पॉइंट्स की तेजी के साथ। कल फिर होगी आपसे ओपनिंग में मुलाकात, देखते हैं कि बाजार तब तक ग्लोबली क्या क्यूज लेता है। इस बीच सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश, रोहित, रुचित, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया ये सारी पिक्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर की। और फिलहाल मुझे मानसी को दीजिए इजाजत, लेकिन मार्केट आज के बाद भी ढेर सारा एक्शन बिजनेस से जुड़ा हुआ, कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हुआ, सारा ET Now स्वदेश पे लगातार बना हुआ है, कहीं मच जाएगा।